रिवीजन कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। सर आज सिर्फ मतलब कमेंट में लिख दो सब, जिसको भी जो लिखना है, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है। सो एवरीवन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम कंटिन्यूअसली वॉचिंग द कमेंट, जो भी जिसको डाउट है। किसी को कुछ और डाउट है क्या? डेरिवेशन होंगे ना आज? सिर्फ ग्रेविटेशन होगा? हाँ बेटा, डेरिवेशन भी होगा, ग्रेविटेशन भी होगा, सभी होंगे, डोंट वरी। ओके, सो आई थिंक इट्स राइट टाइम टू स्टार्ट द क्लास, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है बेटा, फोर्स के बारे में क्या जानते हो? जल्दी जल्दी बताना। फोर्स के बारे में कुछ जानते हो तो कमेंट में जल्दी से लिख देना, नहीं जानते हो तो आज आप थ्योरी कराओगे, थ्योरी भी कराऊंगा बेटा, और आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस भी आज बता दूंगा। जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी। इक्वल टू एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे भैया धन्य हो गए, बस बस बस। देखो बेटा, फोर्स का डेफिनेशन किसी को कुछ और भी आता है तो बता दो जल्दी जल्दी। पुश और पुल, चलो। तो ये सब डेफिनेशन को भूल जाओ। फोर्स इज नथिंग, नहीं 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 नहीं, चलो, फोर्स इज नथिंग, चार्ज चार्ज इंटरेक्शन होता है। ठीक है, जब चार्ज और चार्ज आपस में इंटरेक्ट करती है तो फोर्स होता है बेटा, या फिर मास और मास का इंटरेक्शन को हम फोर्स बोलते हैं, सबसे पहली बात। ठीक, इतनी बात समझने में कुछ डाउट मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ चाइनीज में? ठीक है, एक होता है चार्ज चार्ज इंटरेक्शन, एक होता है मास मास इंटरेक्शन। ये बात समझने में कोई दिक्कत तो बता दो। आई थिंक ये बहुत कॉमन चीज है, आप लोगों को ये बात पता है, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं। अब चार्ज चार्ज इंटरेक्शन क्या होता है ये भी समझा देता हूँ जल्दी से। देखो बेटा, चार्ज चार्ज इंटरेक्शन क्या होगा कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में फोर्स लग रहा होगा, राइट? ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, दे आर कॉल्ड एज चार्ज चार्ज इंटरेक्शन तुम्हारी भाषा में, राइट? नो इशू बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, इसमें दो तरह के फोर्सेस आते हैं, वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक, वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड अदर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वैसे ये चीज मैंने बता दिया, बट ठीक है, एक बार रिवाइज कराऊं तो जल्दी जल्दी बता रहा हूं। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, प्लैनेट्स लाइक अर्थ एंड सन दे इंटरेक्ट। अच्छा, इंटरेक्ट मतलब अब तुम लोग के दिमाग में बॉलीवुड होगा तो ये मत सोच लेना इंटरेक्ट का मतलब वो लोग व्हाट्सएप करते हैं, बात करते हैं, नहीं नहीं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, राइट? एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं अर्थ और सन। सर हमको दिखता नहीं है बेटा, तुमको जापान दिखता है? नहीं सर, तो जापान नहीं है ना, राइट? हाँ, एक्सर्ट फोर्स बेटा, इसमें दो तरह के फोर्स आते हैं, वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा नाम कोई जानता है क्या? अरे कोई तो बता दो दूसरा ना। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, अरे बाप रे, कहाँ कहाँ से तुम लोग ये नाम लिख के आए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वेरी गुड बेटा। द अदर वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सर वो हम पढ़ते थे कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, बेटा वो सब लोगों ने इसके पार्ट्स बना दिए, राइट? जैसे अभी कोई टेक्नोलॉजी बनाती है कंपनी सैमसंग, तो दूर से कोई एक चाइनीज कंपनी वो देख लेती है, फिर उसका एक कॉपी बना देती है, एंड दे यूज टू सेंड, सेल करते हैं वो इसी तरह। ठीक, चलो। सर आप ने क्या बेटा, अभी कुछ नहीं, मैंने बस फोर्स का डेफिनेशन बताया कि फोर्स, पुश और पुल ये सब फालतू की डेफिनेशन होती है, इसको किनारे रख दो। ठीक, क्योंकि पुश और पुल दोनों एक साथ करना भी मुश्किल है। तो एक ही डेफिनेशन होती है फोर्स की, कि फोर्स इज इधर चार्ज चार्ज इंटरेक्शन, जब दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो वो जो एक दूसरे पे लगा रहे होंगे वो होता है फोर्स, या फिर दो बड़े बड़े मासेस एक दूसरे पे जो चीज अप्लाई करते हैं दैट इज फोर्स। तो चार तरह के फोर्स होते हैं, वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, अदर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो छोटे लेवल पे होता है, और बड़े लेवल पे होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक, ये बात समझने में किसी को किसी तरह की दिक्कत? किसी को किसी तरह की दिक्कत जल्दी बता दो। नो, चल आगे चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल बेटा, जैसा आपने पढ़ रखा है, एक बॉडी है ये यहाँ पे, और एक ये वाली बॉडी है बेटा। अब ये दो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी, कोई बच्चा बता सकता है फोर्स कैसे लगाती है एक बॉडी दूसरे बॉडी पे? सर फोर्स कैसे लगाती है एक बॉडी दूसरे बॉडी पे, ये इतना तो नहीं पता सर। कोई बात नहीं, ट्राई कर सकता है क्या कोई बच्चा? सर हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ले लो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है, कैसे लगाती है? थोड़ा जल्दी बेटा, टाइम कम है। अट्रैक्शन, मैग्नेट, फोर्स लग अट्रैक्ट करती है, कैसे बेटा? एक चीज को पता कैसे चलता है कि उसके पास दूसरी चीज है? हाउ दे गॉट टू नो, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप इस चीज को पढ़ोगे, शायद आज भी पढ़ा पाऊं। जल्दी बता दो। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, मैं इसका मास ले लेता हूँ m1,
इसका मास ले लेता हूं m2। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, हाँ सर फोर्स लगा रहे हैं, तो मैं ऐसे लिख दूं दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 के बराबर। ठीक, ये एक रिलेशन मिला मुझे, जल्दी से देख लो। हाँ सर। सर ये कैसे मिला आपको, मैंने ये बोला बेटा फोर्स क्या होगा एक्चुअली में, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दोनों के प्रोडक्ट कैसे बेटा, मास वन मास टू पे क्या बोलेगा कि तुम यहां जाओ, मास टू मास वन को क्या बोलेगा यहां जाओ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पता चल जाएगा। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कि आपके पास 2 + 2 + 2 चॉकलेट है, इसको आप ऐसे लिख लो 2 × 3, बात एक ही है। 6 ही आता है ना आंसर। तो सर इसको m1 + m2 लिख दो आप। नहीं बेटा, m1 + m2 के लिए कुछ एक मीडियम चाहिए। अच्छा, इनटू का मतलब यहाँ पे ये होता है, हाँ आप समझ गए उस चीज को, राइट। अच्छा, मैं जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा बेटा उतना दिक्कत बढ़ते जाएगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। जब मैं इन दोनों को एक साथ लिखूंगा ना बेटा, तो F इजिकल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², जैसा कुछ निकल के आ रहा होगा। ये हमको बता क्या रहा है बेटा, दिस इज एक्चुअली टेलिंग अस द फोर्स exerted between two bodies या फोर्स exerted by two bodies on each other। ये बात समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ। someone tell me आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ रहा है। हाँ बेटा आ रहा है एग्जाम में, सब आएंगे आर्किमिडीज वगैरह सब। कोई ऑल गुड यहाँ तक। अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशन नहीं बेटा, ड्यू टू द फील्ड दे गॉट टू नो कि एक चीज है वो दूसरे चीज के बारे में जान रही है। जैसे मैं आंख बंद कर लू ना और यहाँ पे ऐसे जाऊं तो मैं इसको छूने के पहले ही समझ जाऊंगा कि यहाँ पे कुछ है, दैट इज ड्यू टू द फील्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, इट इज एक्चुअली ड्यू टू फील्ड। ये कौन सा चैप्टर है अमन बेटा, ये ग्रेविटेशन चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण। आगे चले, अगर यहाँ तक ऑल गुड है तो। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, विच इज द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीवन। ठीक है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं इसको लिख देता हूं क्योंकि अभी तुम लोग से पूछूंगा तो तुम लोग ऊट पटंगा जवाब देने वाले हो, मैं जानता हूं। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स रेपल कर सकता है अट्रैक्ट कर सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रेपल कर सकता है अट्रैक्ट कर सकता है, क्या लगता है आप लोग। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स कैन ओनली अट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिप्लाई रेपल बेटा, रेपल दोनों। वेरी गुड। अरे तुम लोगों ने तो पढ़ रखा है, फिर क्यों इतना चिल्ला रहे थे सर ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन। ठीक है चलो कोई नहीं बेटा, ये देखो इट कैन रेपल एज वेल एज अट्रैक्ट, इट कैन रेपल एज वेल एज अट्रैक्ट। ठीक, चलो यहां तक बेटा कुछ भी लग रहा हो जो नहीं समझ में आ रहा है आपके समझ के परे है, ऑल गुड। ठीक, आगे चले। ऑल गुड कोई भी इमोजी भेज दो, बस यहीं तक आता है। अच्छा यहीं तक आता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आगे जल्दी जल्दी करा देता हूँ बेटा। ठीक है डोंट वरी। ठीक है चलो, अब मैं मेन कॉन्सेप्ट पे आता हूँ सीधा, यहाँ तक तो सबको आता है, सब बोल रहे हैं, यहाँ तक 9th पे पढ़े थे। देखो बेटा, सपोज दिस इज द अर्थ, राइट। अब ये है आपका सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, हर हर एक चीज में कुछ ना कुछ सेंटर होता है, आप इस बात को जानते हो, थोड़ा सेंटर को सेंटर पे बना देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा कोई एक बॉडी है, राइट। कोई एक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि किसी की लाश तैरा दोगे स्पेस में, कोई पत्थर वगैरह जिसको एस्ट्रॉइड आप बोल सकते हो। ठीक है, एक एस्ट्रॉइड है जो अर्थ के बाहर है, सुनना बात को, बस सुनते जाना समझ आ जाएगा। ये डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा बेटा, व्हाट आई विल कॉल दिस डिस्टेंस, रेडियस आर। ठीक है। अच्छा, अब धीरे से क्या हुआ बेटा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये यहाँ पे आ गया, राइट। अब इसका फोर्स कहाँ लग रहा होगा, आपको क्या लगता है, एम जी। सर ये वाला समझ नहीं आया, अच्छा अभी समझ में आ जाएगा। सपोज ऐसा कोई एक सरफेस है जिसपे आप खड़े हो, ठीक है 1 मिनट दे दो बेटा, जिसपे आप खड़े हो ऐसा एक सरफेस है, हमेशा फोर्स कहाँ लगता है बेटा, आपके बॉडी का फोर्स कहाँ लगता है, डाउनवर्ड। क्या इसी चीज को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, सोच के देखना, दीज टू केसेस आर द सेम थिंग, इफ यू कैन इमेजिन।
यस सर, यस सर, यस सर, ओके, दोनों सेम चीज को ही मैंने ड्रॉ किया है बेटा। तो सर आपने अलग अलग क्यों बनाया, बताता हूं बेटा। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं बात कर लूं जमीन की, सपोज इसको मैं लिख देता हूं जमीन, नहीं थोड़ा इंग्लिश लिखता हूँ, रुको रुको, इंग्लिश लिखता हूँ, ग्राउंड लिखता हूँ, इसको अच्छा लगेगा आप लोग। अब ग्राउंड अर्थ बॉडी पे एक फोर्स लगा रहा है, एज वेल एज बॉडी ग्राउंड पे एक फोर्स लगा रही है। सर एक बार रिपीट कर दो, समझ नहीं आ रहा बेटा। कुछ नहीं, मैंने बस ये बोला कि मान लो एक अर्थ है बेटा, और यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट को रख दिया है, या फिर इस ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मान लो बेटा। तो एस्केप वेलोसिटी, एस्केप, हाँ हाँ अभी बता दूंगा, रुक जाओ, वहां तक पहुंचने दो पहले एस्केप एस्केप कर दे रहे हो, रुको सुनो बेटा। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, राइट, और अब मेरी बॉडी जमीन पे एक फोर्स लगा रही है, तो क्या जमीन भी मेरे पे एक फोर्स लगा रही होगी, सोच के देखना। हाँ सर, अगर मेरा फोर्स ज्यादा हुआ तो मैं चलते चलते जमीन के अंदर घुस जाऊंगा, ठीक, और जमीन फोर्स लगाएगी तो कुछ ज्यादा तो होने वाला नहीं है, मैं जमीन पे चलूंगा, सिंपल। आई थिंक ये बात सबको क्लियर है, राइट। अच्छा, अब मैंने एफ की डेफिनेशन क्या बताई थी, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब सर अभी कंप्लीट हो, अभी नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है, थ्योरेटिकली हो जाएगा, प्रैक्टिकली मुश्किल है निशा बेटा, ठीक है। चलो, ये अभी मैंने आपको बताया, राइट। अच्छा, एफ की वैल्यू और क्या हो सकती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सर ये आप क्या फाइंड कर रहे हो बेटा, मैं ये फाइंड कर रहा हूं कि सपोज एक बॉडी है मेरे पास, राइट, सपोज एक बॉडी है जो मैंने अर्थ पे रखी है, ठीक है, सपोज दिस इज वन बॉडी एंड दिस इज अदर बॉडी, अरे यार, ठीक है गलती से, चलो दो बॉडी है हम लोग के पास, अब मैं एक को ऐसे रख देता हूं और दूसरे वाले को ऐसे रख देता हूं, ठीक है, थोड़ा घुमा के देखो। अब आप इमेजिन कर सकते हो इस सिनेरियो को कि आपने किसी पत्थर को ऊपर फेंका और वो नीचे आ रही है, सोच के देखो, सबसे पहले ये बात सोच के देखो, आपने किसी पत्थर को ऊपर फेंका, यहां से सपोज दिस इज द स्टोन, आपने उसको ऊपर फेंका और वो नीचे आ रही है, स्टोन कुछ ज्यादा ही बड़ा है पर ठीक है, तुम इतना तो इमेजिन कर ही लोगे, हाँ। अब एक पॉइंट के लिए सब कुछ रोक दो बेटा, सपोज कर लो तुम ही सब कुछ हो, ठीक है, हाँ बॉल है, एक पॉइंट के लिए इमेजिन कर लो तुमने सब कुछ रोक दिया, तो क्या, अब अगर आप देखोगे इस चीज को, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है बेटा, अर्थ के और इस बॉल के बीच में आर, मान लेते हैं, फिर से समझाता हूँ, सर वीडियो पॉज हो रही है, ना 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 बेटा, वीडियो पॉज नहीं हो सकती, देखो फॉर एग्जांपल, क्या उठाऊं यार, ये बल्ब है, राइट, ये देखो ये बल्ब है, अब मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं, तो एक पॉइंट पे बेटा रोक के देखना कि इस बल्ब और इस अर्थ के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन लग रहा है फोर्स का। अब जैसे जैसे बल्ब नीचे आ रही है मुझे इसका एक्सेलरेशन जानना है, जैसे जैसे ये बल्ब नीचे आ रही है मुझे इसका एक्सेलरेशन जानना है, नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बल्ब, ठीक है। आप चाहो तो बल्ब भी फेंक के ऊपर देख सकते हो, दैट इज योर चॉइस डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ कंफर्टेबिलिटी, ठीक है, आप जितने कंफर्ट हो। चलो, अब यहाँ पे एफ की एक इक्वेशन होती है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन किस कारण से हो रहा है, कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मत बोलना, किस कारण से हो रहा है, क्या ड्यू टू ओनली वन थिंग दैट इज जी, बल्ब फेंक दिया तो बहुत दुख होगा, ठीक है, एट योर ओन रिस्क, हाँ ये बोलना भूल गया था मैं, ठीक, हाँ यहाँ तक क्लियर है, किसी को यहाँ तक डाउट तो बता दो। अच्छा, मैं अब ऐसे लिख देता हूँ, एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ऑल गुड, यस सर क्लियर, ओके, एक काम करो, m1 को कैपिटल एम पुट कर दो और m2 को स्मॉल एम। सर ऐसा मानना जरूरी है क्या, हमारी मान्यता है कि हम बृहस्पतिवार को ऐसा नहीं मानते हैं, तो बेटा फिजिक्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, आप मान लो, मानने का सिंपल सा मतलब ये है कि एक मास को आप कैपिटल एम यानी कि बड़ा मास कंसीडर कर रहे हो और एक को आप छोटा मास कंसीडर कर रहे हो, दैट्स इट। तो छोटे से छोटा कैंसिल हो गया, तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, इतनी आ गई, सोच के देखो। अब कुछ लोग इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एंड दिस इज रॉन्ग थिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसी चीज नहीं होती है। सर हमने तो ग्रंथों में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है और बचपन से सुना है, बेटा मैंने भी सुना था कि मेरी शक्ल शाहरुख खान से मिलती है, मैं बड़ा हुआ तो मेरे को पता चला ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक। चलो अब देखो, समझाता हूं मैं एक्चुअली में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों नहीं होती है। सर ये रिपीट कर दीजिए, जी बेटा अभी समझाता हूँ। मान लो मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, राइट, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसी कोई चीज होती तो मैं अभी जमीन के नीचे घुस जाता ना,
सोच के देखना, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसी कोई चीज होती तो मैं जमीन के अंदर चल जाता, क्योंकि ग्रेविटी तो अभी मेरे को खींच रही है। तो ऐसी कोई चीज नहीं होती है। देर इज ओनली वन थिंग दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उस चीज को उस पे फोर्स लगा रहा है और उसका फोर्स जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है, असर कम होने की वजह से बॉडी नीचे आती है। ठीक, क्लियर है क्या? हाँ नहीं, मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ बेटा, बाल कटाने का टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है चलो, एनीवेज। अच्छा बेटा, अब एम एम की वैल्यू कोई बच्चा मुझे बता सकता है? अगर आपने थोड़ी बहुत मैकेनिक्स पढ़ रखी है तो इस मास की वैल्यू बता सकते हो क्या? सर जी वेरिएबल मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एट्स इट टाइप ऑफ ग्रेविटेशन। ये समझ नहीं आया बेटा आपका डाउट। देखो बेटा, मैंने क्या समझाया, मैंने ये समझाया कि सपोज दो मास है मेरे पास, राइट? जस्ट डू गिव मी अ मिनट। एक बॉल को मैंने ऐसे ऊपर फेंका और जमीन, ये अर्थ है। अब अर्थ इसको अपने तरफ किस एक्सेलरेशन से खींच रही होगी, मुझे बस वो जानना है। ठीक है, किस एक्सेलरेशन से अर्थ मुझे खींच रही है मुझे बस वो जानना है, जब भी मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूं तो। अब ये क्यों खींच रही है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल दो ना सर। नहीं बेटा, ये कुछ अलग चीज होता है। ठीक है, मैं जस्ट ग्रेविटी बोल रहा हूँ। एक अच्छा, कुछ बच्चे कुछ लिख रहे हैं, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर लिखा तो है बेटा। सर जी सिर्फ वेरी करता है, वरना हाँ, कैपिटल जी जो है ना बेटा, कैपिटल जी कांस्टेंट माना जाता है, राइट? बच्ची जो बोल रही है, बच्ची के बोलने का मतलब ये, कैपिटल जी इज अ कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसकी वैल्यू कैवेंडिश ने फाइंड की थी। न्यूटन वॉज अनेबल टू फाइंड दिस। न्यूटन को तो ये भी नहीं पता था ग्रेविटी क्या है, बट उसने ये बोला था कि ग्रेविटी होती है। क्या होती है पढ़ने वाले पे छोड़ रहा हूँ, ऐसा उसने प्रिंसिपिया में लिखा था, जो किताब स्वयं न्यूटन ने लिखी साक्षात। ठीक है, एंड स्मॉल जी इज एक्चुअली, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एनी बॉडी फॉलिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, बॉडी फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये वेरी भी करता है, कोई बात नहीं। इतनी बात समझने में किसी को दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत है तो जल्दी बता दो, नहीं तो फिर मैं अगला पॉइंट आपको बता देता हूँ। नो सर, इस फॉर्मूले को अब किताब में लिख लो बेटा, 4/3 एनपी। अच्छा नो प्रॉब्लम, ओके ओके ओके। पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी। ऐसा कुछ मैकेनिक्स में पढ़ रखा था क्या आप लोगों ने? सर इल्ले, ये नहीं आता, या किसी को समझ में आया मैंने कहां से लाया? देख लो बेटा, जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिख लो अपने कॉपी में या जहां भी नोट कर रहे हो। अगर तुम्हारी हाथ चल रहे हैं तो जितने लोग इसको नेटफ्लिक्स जैसे देख रहे हैं, बधाई हो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, अब बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, चलो फिर भी मैं एक बार जल्दी से समझा देता हूँ बच्चों के लिए। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास अपॉन में वॉल्यूम, राइट? अब सपोज हमारे पास एक अर्थ या फिर एक कोई भी गोल सरफेस है। ठीक है, अब इसके लिए वॉल्यूम कितना होगा? सर वॉल्यूम इज नथिंग बट फॉर अ स्फीयर इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। पर आप स्फीयर क्यों ले रहे हो? प्लीज सर रिपीट अगेन। अच्छा अच्छा, बताता हूँ बेटा, मैं समझा देता हूँ, नो इश्यू। यहां तक समझ में आया? जी की वैल्यू होती है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट? ठीक है, अब सुनो। अब किसी भी चीज का डेंसिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे फाइंड करोगे? मास अपॉन वॉल्यूम से। अच्छा, अर्थ का शेप जो है ना बेटा, ऐसा बड़े लोगों ने बोला है कि अर्थ का शेप स्फीयर है, बट एक्चुअली में स्फीयर है नहीं। हाँ, अर्थ का शेप की तरह, हाँ बेटा, जीएम भी है। नहीं 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 बेटा, वो नहीं आएगा, इलेप्टिकल। अच्छा अभी देख लेते हैं बेटा, राइट? अब मैं इस टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, अब ये क्या बन जाएगा? मास बन जाएगा, सोच के देखो। ये बन जाएगा मास। अरे एग की तरह, मतलब ओवल। बहुत गर्दा गर्दा इंग्लिश है तुम लोग की। ठीक है, ज्योमेट्री एकदम तुम लोग लगता है शरबत जैसा घोल के पी गए हो। सर आर क्यूब से आर स्क्वायर माइनस होकर आर नहीं लिख सकते, आर क्यूब से आर स्क्वायर माइनस होकर आर नहीं लिख सकते। समझ? हाँ कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ये लो कर भी देता हूँ। अच्छा मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा तो आपके अकॉर्डिंगली आप चाहते, हाँ ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, बच्ची जो बता रही है। कोई चाहता है तो इस फॉर्मूले को भी लिख सकता है, दोनों फॉर्मूला सेम ही है। बच्ची ने आर से आर को कैंसिल कर दिया। सर प्लीज रिपीट, लास्ट साइड ओपन कर दो, लास्ट स्लाइड। अच्छा ये है बेटा लास्ट स्लाइड।
मैं ये बोल रहा हूं कि डेंसिटी की वैल्यू होती है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैंने वॉल्यूम को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मास की वैल्यू मिल गई। अब जैसे ही मुझे मास की वैल्यू मिल गई मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया स्मॉल जी में। ठीक है, स्मॉल जी को कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मत रटे, आगे चल के बहुत पछताओगे, आरबीडी दोबारा भी पढ़ोगे तो भी पछताओगे। बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, आगे चले। ऐसे पहले वाली, इससे पहले वाली बेटा, इससे पहले वाली में मैंने ये बताया था कि ये एक्चुअली में एक रिलेशन होता है दो बॉडीज के बीच में जो ऑब्जर्व किया गया है, जिसमें अगर हम एफ यानी कि इस फोर्स को मास इसके डाउनवर्ड पोजीशन में ऐसे मैनेज करना चाहें बेटा इससे, तो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही होगी एंड दैट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। सर मैंने फॉर्मूला कौन सा होगा सर, मेन दोनों बेटा, अलीशा बेटा चाहो तो आप इस फॉर्मूले को लिख लो क्योंकि ये ज्यादा सटीक है। ठीक है, क्योंकि कभी अगर रेडियस अलग हो गया किसी बॉडी का तो फंस जाओगे। ठीक है, ये अर्थ के लिए वैलिड है, स्फीयर बॉडी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, किसी भी स्फीयर बॉडी में ये फॉर्मूला सही बैठ जाएगा। ठीक, आगे चलें, यहां तक क्लियर है तो। अच्छा, जी की डायमेंशन क्या होती है, कोई बच्चा बता सकता है? LT-2, किसी को याद हो तो? नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं जो मेन चीज है इसमें, जिसके इर्द गिर्द दुनिया घूमती है। दिस इज द शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, LT-2, हाँ बेटा, ये है शेप अर्थ का। अब सुनना, अब इसको मैं चार पार्ट में डिवाइड करता हूं। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सर जी अर्थ नहीं है, अर्थ ऐसा ही है बेटा। ठीक है, देखो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट, राइट, ये देखो। ठीक है, चपटा पापड़ है, हाँ ऐसे ही बेटा, ऐसे ही कीजिए, ऐसे ही मान लो। ठीक है, अब ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया और ये हो गया रेडियस ऑफ पोल। आपको क्या लगता है कौन सा पार्ट इसका ज्यादा बड़ा है? हाँ इक्वेटर बोल दो चलेगा। कौन सा पार्ट इसका ज्यादा बड़ा है, आपको क्या लगता है? इक्वेटर। हम्म, चलो, हमेशा याद रखना बेटा, ग्रेविटी पोल्स पे जो होती है ना वो ज्यादा होती है। ग्रेविटी एट पोल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, हमेशा बेटा ज्यादा होगी ग्रेविटी एट इक्वेटर। अच्छा तुम लोग एक कभी कभी सवाल नहीं करते हो, सर मैम हम लोग जी की वैल्यू 10 ले लें? बेटा जी की वैल्यू अगर 10 लोगे ना तो यहां पहुंच जाओगे। जी की वैल्यू अगर 10 लोगे तो यहां पहुंच जाओगे। ठीक है, क्योंकि इसी दो जगह जी की वैल्यू 10 हो सकती है, राइट। 8 लेंगे तो बेटा आप पैरेलल स्पेस में पहुंच जाओगे दूसरे गोले पे। ठीक है, 8 तक लेते हैं, नहीं 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 बेटा, 9 9 और 10 तक तो मैं मान सकता हूं, 8 तक नहीं अलाउ करूंगा। 9.8। ठीक, आई थिंक क्लियर है ये बात। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो, अब मेन बात बता रहा हूं, अगर आपसे स्मॉल जी की वैल्यू पूछ ली जाए कभी इक्वेटर पे, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Gm/r² ठीक है, ये मैंने इक्वेटर के लिए फॉर्मूला बता दिया, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि रिवीजन क्लास है। ग्रेविटी स्मॉल जी है, हाँ बेटा ग्रेविटी स्मॉल जी एंड कैपिटल जी इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। चलो, और ग्रेविटी एट पोल के जी स्मॉल जी की वैल्यू एट पोल कितना हो जाएगा बेटा, एनी आइडिया? आई थिंक ये समझाने वाली बात नहीं है, ये समझ जाओगे। RP², हाँ वेरी गुड बेटा। अच्छा दोनों का रेशियो लेंगे तो हम लोग को क्या मिल रहा होगा बेटा? अगर दोनों का मैं रेशियो ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, यानी कि मैं ये जानना चाहता हूं कि इक्वेटर और पोल पे कितना फर्क आ रहा है। कोई बच्चा बता सकता है क्या आंसर आएगा? एनीवन? 1, 0.2, अरे अरे धन्य हो गए। ठीक है, देखो बेटा क्या फर्क आ रहा होगा, देखो 0.98। चलो मैं डायरेक्ट इक्वेशन बता देता हूँ क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, सो पोल से इसके बीच में सिर्फ फर्क आता है 0.0018 मीटर पर सेकेंड। डू रिमेंबर दिस इक्वेशन, अगर जेई वाले बच्चे इसमें हैं तो दिस इज इंपॉर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जे। ठीक है, जेई वाले बच्चे इसको, हाउ बेटा, हाउ के लिए तो पूरा बताना पड़ेगा एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट मैं ये जरूर बता सकता हूं कि अगर देखो पोल को
इक्वेटर के इक्वल अगर आपको करना होगा तो किसी भी वैल्यू में इतना वैल्यू जोड़ देना, आंसर इक्वल आ, ठीक है, इतना का ही फर्क आ रहा होता है। हाउ तो फिर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। सर रेशियो बता दो, रेशियो बता दूं, अच्छा रेशियो बता देता हूं। इसका रेशियो आएगा बेटा, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द रेशियो जी कैपिटल एम कैपिटल एम। सर ओके सर, फिर हाँ हाँ टाइम रहेगा तो बता दूंगा बेटा, ठीक है। चलो आर पी स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, ये आएगा बेटा इसका रेशियो। वैसे रेशियो से कभी क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आपसे इस फॉर्मेट पे आएगा, और वो भी जेई में आता है, नीट वालों को टेंशन नहीं लेना है। क्लियर, ये दो फॉर्मूला समझने में किसी को डाउट तो जल्दी बता दो, सो दैट आई कैन मूव अहेड। नीट, नीट के लिए बेटा अभी तो ये इसमें से आते नहीं है क्वेश्चन, तो आई विल नॉट सजेस्ट। जेई वालों के लिए जरूरी है। नो सर, चलो। अच्छा, वेरिएशन इन जी विथ हाइट किसी ने पढ़ा है क्या? वेरिएशन इन जी विथ हाइट किसी ने पढ़ा हो तो, यानी कि height में क्या वेरिएशन आ रहा होगा, डिक्रीज होगा, हाइट डेप्थ दोनों मालूम है, शाबाश, मतलब पढ़ रखा है तुम लोगों ने, जी डिक्रीज होगा। हम्म, पक्का, अगर तुम लोगों ने पढ़ रखा है तो। देखो बेटा, सपोज ये हमारा कोई अर्थ है, या तुम चाहो तो मार्स सैटर्न, जो तुमको पसंद है, कुछ ऐसे शेप का ले लेते हैं, राइट। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं मानता हूं बेटा कि कोई सैटेलाइट यहाँ पे है, राइट, दिस इज अ सैटेलाइट। अब आपको ये बताना है कि इस सैटेलाइट पे ग्रेविटी ज्यादा लग रही होगी, कम लग रही होगी, ठीक ठाक लग रही होगी। व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थिंक? चलो यहाँ पे कुछ ग्रेविटी की वैल्यू लग रही होगी, आई हैव नो आइडिया, आई विल टेक इट एज स्मॉल जी डैश। अच्छा, अर्थ उसको अपने तरफ खींच तो रहा होगा ना बेटा, सोच के देखना, अर्थ उसको अपने तरफ खींच तो रहा होगा, सोच के देखो। यस यस यस, चलो इतना तो सबको समझ में आ गया, आई थिंक इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। मैं बोलता हूं बेटा, इसका डिस्टेंस ले लेता हूं, मान लो अर्थ से ये एच डिस्टेंस पे कहीं पे रखा हुआ है, सैटेलाइट जो है ना बेटा मेरी, वो अर्थ से एच डिस्टेंस पे मैंने कहीं छोड़ा है, राइट। अच्छा, अब यहां से यहां तक का कंप्लीट डिस्टेंस आप ले लो स्मॉल आर। सर स्मॉल आर क्या है बेटा? स्मॉल आर डिस्टेंस है और कुछ नहीं है। सर कैपिटल क्यों नहीं लिया? बेटा आप चाहो तो कैपिटल इसका रेडियस ले सकते हो, इसके लिए मैंने नहीं लिया, ठीक है, कैपिटल आर को मैंने रेडियस ले लिया। आपको मने तो आप उल्टा भी कर सकते हो, हाँ बेटा स्मॉल आर की वैल्यू इतनी होगी, आर प्लस एच, दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा, सही बोला। ठीक, ये बात समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ जल्दी से। और अर्थ पे तो आपको पता ही है यार, जी की वैल्यू जी रहने वाली है। ठीक, फिर से समझाता हूं बेटा, ये एक अर्थ है, यहाँ पे बेटा एक सैटेलाइट रखी हुई है, ठीक है। ये जो सैटेलाइट है, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल एच, और इसकी कंप्लीट डिस्टेंस है स्मॉल आर, और अर्थ के रेडियस से इसकी डिस्टेंस है कैपिटल आर, राइट। आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर लग रहा है सबको। बेटा ये थोड़ा सा फास्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि सारे टॉपिक्स कवर कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं मैं, थोड़ा अपना एडजस्ट कर लोगे, क्योंकि सोच के ही मैं चल रहा हूँ, ठीक। अच्छा, स्मॉल जी की वैल्यू अभी तक हमने क्या पढ़ी है बेटा, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, अर्थ के लिए यही पढ़ा है। यस सर, यही पढ़ा है। तो सर लेकिन इससे क्या बेटा, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं सेटेलाइट के लिए क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? सर सेटेलाइट का मास जोड़ दो, सिंपल, मास ऑफ सेटेलाइट, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। और आर की जगह अब आप क्या लिखोगे बेटा? आर की जगह क्या लिखेंगे? सर आर, सर ये वाला बेटा, इसको मैं बोलता हूँ ये भी तो आर होगा ना, क्योंकि हर जगह तो रेडियस ही होता है। अच्छा, तो आर है तो, हाँ वेरी गुड, मतलब आप लोग समझ गए, आर प्लस एच का, आर प्लस एच, आर प्लस एच, आर प्लस एच, चलो सब समझ गए, आई थिंक आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यस और नो, सोच के देखो। ये इक्वेशन किसी को नहीं समझ में आई तो रेज हैंड करो, ये इक्वेशन किसी को नहीं समझ में आई तो रेज हैंड कर दो। हम्म, बाप रे, बच्चों को इक्वेशन नहीं समझ में आई। बेटा ये हमने पहले डिराइव किया था, एज डिराइव्ड अर्लियर, ठीक है, सबसे पहले ये हमने डिराइव किया, राइट। सेकेंड केस में बेटा हमने, सर वैसे आप डेरिवेशन क्यों करा रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला कराऊंगा ना बेटा,
तो आधे सो जाएंगे, जो बाकी बचे उनको जी डैश, न्यू ग्रेविटी नहीं है बेटा, असर है, असर है, ग्रेविटी का असर है, जी डैश न्यू ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी का असर है। ठीक, चलो एक्चुअली सर जी माइक ऑन कर दो। टेस्ट है, हाँ टेस्ट बेटा, एक्चुअली कैटलिस्ट के भी बच्चे हैं ना, कैटलिस्ट के भी बच्चे हो ना इसमें, इसके लिए मैं थोड़ा सा डेरिवेशन करा रहा हूँ, और एल्स आई विल डायरेक्टली गो विद द फॉर्मूला एंड क्वेश्चन अप्रोच। फॉर्मूला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने माइक ऑन कर दी तो आधे पागल हो जाएंगे इसी में। हाँ हाँ हाँ, डेरिवेशन डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ मैं, कुछ भी डिराइव नहीं कराने वाला हूँ मैं, बस ये वैल्यू रखने वाला हूँ, दैट्स इट। इतना टाइम नहीं है बेटा, ग्रेविटी मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलो सर जी एक बार दोबारा बता दो बेटा। कुछ नहीं, मैंने बस ये बोला कि हाइट अगर दूर है अर्थ से कोई बॉडी, तो कितना ग्रेविटेशन में वेरिएशन आ रहा होगा, मैं बस यही बता रहा हूँ आपको। तो ग्रेविटेशन में कितना वेरिएशन आ रहा होगा, यहां से लेके यहां तक का ग्रेविटेशन में कितना वेरिएशन आ रहा होगा, इतना ही वेरिएशन आ रहा होगा जितना उसका अर्थ पे आ रहा था। साथ में एक डिस्टेंस जुड़ जाएगा, दैट्स इट, एक डिस्टेंस जुड़ जाएगा, बस इतना ही मैंने इस इक्वेशन में लिखा है। आर प्लस एच कैसे, आर प्लस एच कैसे बेटा, आर ये देखो, ये आर है ना, ये डिस्टेंस, और इसके साथ इस डिस्टेंस को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल रेडियस, या फिर टोटल डिस्टेंस मान लो। अच्छा, टोटल रेडियस कैसे आ जाएगा, मान लो इसका भी एक ऑर्बिट है बेटा, तो यहां से अब आप नापोगे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस कैपिटल स्मॉल एच, राइट। हाँ, परम सत्य है इसलिए मान लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता हूँ। वैसे तो फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आधों को समझ नहीं आएगी, बट कोई नहीं, ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें चेंज कितना आता है, किसी को कुछ पता है क्या, ऐसा कोई फॉर्मूला किसी ने कभी कहीं देखा हो तो, एनी वन ऑफ, रेज हैंड कर दो। चलो, अगर बेटा किसी ने नहीं देखा तो अब देख लो, कुछ इसमें है नहीं, ये एक फॉर्मूला होता है जिससे अगर आपको एरर पूछ लिया जाए, इफ क्वेश्चन में कभी एरर पूछ लिया जाए, तो यूज दिस फॉर्मूला। जब भी एरर पूछा जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। एक एरर पूछा जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, एरर परसेंटेज के फॉर्म में आपको गिवन होगा, तो ये फॉर्मूले को यूज करना। हाँ अलीशा बेटा बोलो। आर रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, यस, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, इसी चीज को अगर आप चाहो तो ऐसे भी अपने कॉपी में लिख लेना, परसेंटेज में डिक्रीज कितना हुआ, राइट, परसेंटेज डिक्रीज को भी रिप्रेजेंट बाय दिस फॉर्म। एरर नहीं ना सर, नहीं एरर एक तरह से, एरर में आपने इसको पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट डिक्रीज उसके बाद ये आता है, तो परसेंटेज डिक्रीज भी उसमें आ जाता है। आगे चले, जल्दी बता दो सो दैट आई कैन मूव अहेड। एच डिक्रीज आर, ओके ओके, ठीक है, हाँ ये भी सही है। चलो, अब अगले टॉपिक की तरफ मैं बढ़ता हूं, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। बेटा आज मैं थ्योरी पूरी खत्म करा दूंगा रिवाइज करा के, और कोशिश करूंगा एक आध दो क्वेश्चन हो जाए, और else कल तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा। सर फॉर्मूला बता दो बस, हाँ फॉर्मूला ही बस, सीधा सीधा फॉर्मूला ही बता रहा हूँ। ठीक, अच्छा अब डेप्थ के साथ चलते हैं थोड़ा, कि मतलब किसी पॉइंट पे जी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे। अच्छा, अभी मैंने जी की वैल्यू क्या बताई बेटा, अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर, अर्थ के बाहर नहीं। अब मान लो ये डिस्टेंस को आप ले लो, इतनी डिस्टेंस को डी ले लो, ठीक, इससे कुछ खास होगा नहीं, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आर ले लो, राइट, ये डिस्टेंस को आर ले लो, या एक सेकेंड थोड़ा सा टाइम दे दो, ये डिस्टेंस को आप ले लो आर, दिस डिस्टेंस इज आर। अच्छा याद है क्या तुम लोग को, वाह। इस पॉइंट को मान लो जी डैश, इसको मान लो जी, सॉरी जी मान लो बस, अल्फा लिखा है, नहीं 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 बेटा, जी लिखा है मैंने, जी अल्फा जैसा दिख रहा है क्या तुम लोगों को, जी लिखा है। अभी तक मैंने जी क्या बताया, अर्थ के अंदर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इसको और क्या बताया मैंने, 4/3 पाई, साथ ही साथ रो जी आर, ऐसे भी लिख सकता हूँ, यही सिखाया अभी तक आपको। नहीं सर, वो डिस्टेंस आर लिखा है बेटा मैंने, आर, यही सिखाया आप लोगों को। ये जो मैंने स्क्रीन में लिखा है, ये समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ, जो अभी तक मैंने बताया।
सर, यस सर, यस सर, यस सर। नो सर। ये नो सर कौन है? अच्छा, नो डाउट, ओके। क्योंकि तो बहुत बार बता दिया मैंने। अच्छा, अब सुन लो जल्दी से, इसमें टाइम मत वेस्ट करना। ये जो आर है ना बेटा, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख लो, सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, डैम श्योर है। 4/3 पाई जी आर माइनस, दैट्स इट, दैट्स इट। यहाँ पे हो गया फॉर्मूला खत्म। यही था एक फॉर्मूला बस। इसमें कैसे आया, क्यों आया मत पूछना। फोटो देख के अगर समझ लिए तो ठीक है बेटा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, तो मेरे को और पूरा टॉपिक्स कवर कराना है। ठीक है, इसी वैल्यू को हम कैपिटल आर बोल देते हैं, इसके लिए आ गया। राइट। रो, रो भी है क्या साथ में? अच्छा, रो मैं भूल गया बेटा। लो, रो आ गया। ऑल गुड यहाँ तक। सर ये ड्राइव भी तो होगा। हाँ, डिराइव होगा बेटा, लेकिन अभी टाइम कम है, क्योंकि अभी मेरे को ना क्वेश्चन कराना है। ठीक है, सो दैट्स वाई। सर वो डिस्टेंस 1 अल्फा है या ए? कौन सा डिस्टेंस साक्षी बेटा? देखो, ये वाला डिस्टेंस जो है ना, यहां से यहां तक, मान लो मैंने एक डेप्थ डी पे कैच किया। मान लो यहां से कुछ एक पत्थर वत्थर गिर रहा था, जिसको लोग एस्ट्रॉइड बोलते हैं। अब मैं उस चीज को कैप्चर कर रहा हूं कि जब एस्ट्रॉइड यहां होगा तो उसमें जी की वैल्यू कितनी होगी, दैट्स इट। ठीक है, तो मैंने इस डिस्टेंस को बोला कि नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस डिस्टेंस एज आर, और इसको मैं डेप्थ ले रहा हूँ। डेप्थ मतलब गहराई, कितना गहरा है बेटा अर्थ के सरफेस से। फोटो इज ओके है, ठीक है, चलो। ठीक, अब इसमें तीन चीज आती है। सबसे पहली चीज आपको समझनी है, वो है एब्सोल्यूट डिक्रीज। एब्सोल्यूट डिक्रीज, मैंने परसेंटेज डिक्रीज बता दिया था, पर जब भी वेरिएशन विथ डेप्थ का क्वेश्चन आएगा, एब्सोल्यूट डिक्रीज याद रखना। और एब्सोल्यूट डिक्रीज का फॉर्मूला होता है चेंज इन वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू जी माइनस जी डैश। राइट। इसको कभी कभी ऐसे भी बोल दिया जाता है। ठीक है, मुझे पता है ये चीज किसी को नहीं समझ में आई होगी, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। कितनों को नहीं समझ में आई, रेज हैंड करो। बाप रे, सर्ची आ गई। तो 12। ठीक है, चलो कोई नहीं है, तो बस फॉर्मूला है। तो अभी तो इतना ही टाइम है बेटा, क्योंकि सारा कुछ अगर इसमें बताने लग जाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, काफी सबने तो रेज हैंड कर ही दिया। चलो कोई बात नहीं। देखो, अगर आपको कभी ग्रेविटी की वैल्यू ऐसी मिल जाए बेटा, राइट, सपोज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज 2x² प्लस 3x³ अगर आपको ग्रेविटी की वैल्यू ऐसी मिल जाए, राइट, या फिर इस्तेमाल करते हैं सर, आप सारे मिले। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बेटा, अगर आपको ग्रेविटी की वैल्यू ऐसी मिल जाए, 2r² या 2 कैपिटल R² प्लस 3r³ या फिर ऐसे मान लो 5r³ के बराबर। अब आपसे कोई पूछ ले एब्सोल्यूट डिक्रीज कितना हुआ है, तो आप क्या बताओगे? एनी आइडिया? परसेंटेज डिक्रीज? नहीं 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 नहीं। देखो, कुछ मत करना बेटा। अगर आपसे पूछ लिया जाए चेंज कितना आ रहा है या किस रेट से चेंज आ रहा है, राइट, किस रेट से चेंज आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जिस भी रेट से चेंज आ रहा होगा, सिंपली डू वन थिंग, डी जी अपॉन आर फाइंड कर लो। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड करते हैं मैं बता देता हूं। अगर मान लो बेटा आपसे पूछ लिया जाए y इज इक्वल टू x³, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो dy/dx, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो? 3x², ऐसे ही करते हो। अच्छा, सिमिलरली इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे आर के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? 5 × 3r²। सोच के देखो, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट डिक्रीज? 15r/ या r², यही होगी। सोच के देखो, समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट में अभी मत जाओ, यूज करना आ गया कि ये बताओ, क्योंकि टाइम कम है। यूज करना आ गया बेटा इस फॉर्मूले को, ये इंपॉर्टेंट है। यस, चलो यूज करना सीख लो, दैट्स इट। ये अभी मैटर कर रहा है, तो पूरा तो वो हो भी नहीं पाएगा। अच्छा बेटा, कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ठीक है, अगर इसको ध्यान से कोई देखेगा तो समझ आ जाएगा। फ्रैक्शनल डिक्रीज पूछा जा सकता है। व्हाट इज फ्रैक्शनल डिक्रीज? क्या होगा फ्रैक्शनल डिक्रीज, अगर आपको आइडिया हो तो?
सर आर क्या है बेटा? आर इज एक्चुअली रेडियस, मतलब ग्रेविटी के हिसाब से रेडियस में क्या चेंज आ रहा है। इस इसका तात्पर्य ये है बेटा कि अगर आप किसी बड़े चीज को ऊपर फेंक रहे हो तो उसमें और छोटे चीज को ऊपर फेंक रहे हो में क्या फर्क आ रहा है, राइट? ठीक है, चलो डी अपॉन आर इंटू 100%। नहीं 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 बेटा, फ्रैक्शनल डिक्रीज का फॉर्मूला होता है, सीधे फॉर्मूले पे मैं आता हूँ। सर गिवन नंबर में से ग्रेटेस्ट इनटू माइनस करना। नहीं नहीं, फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन का, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, वो वाला है। ठीक, चलो ये होता है फ्रैक्शनल डिक्रीज। हालांकि आपने इसको पढ़ रखा है, बट आपने इसको फ्रैक्शनल एरर के नाम से पढ़ा होगा। बस डी अपॉन आर का रेशियो ले लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही याद रख लो, डी अपॉन आर क्वेश्चन में जो भी डेप्थ गिवन हो और जो भी रेडियस गिवन हो। फिर बताता हूं, क्वेश्चन में जो भी डेप्थ गिवन हो और जो भी रेडियस गिवन हो, बस इन दोनों का रेशियो ले लेना बेटा, काम खत्म। ठीक है, इन दोनों का रेशियो ले लेना। सर डी इज डेप्थ, जी बेटा डी इज डेप्थ। ठीक, किसी को डाउट तो बोलो, किसी को डाउट? क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? ये स्टक क्यों हो गया? कमेंट स्टक क्यों हो गया? अच्छा, एक साथ, अब एक साथ जा रहा है, अरे अरे अरे, ये तो बहुत तेज भागा है। नो डाउट नो डाउट सर, फ्रैक्शनल डिक्रीज का क्वेश्चन आता है पेपर में। हाँ कसक बेटा, अभी उसी पे आ रहा हूँ। फ्रैक्शनल डिक्रीज आप पूछ रहे हो या मतलब आपने देखा है क्वेश्चन? ये नहीं समझा। ठीक है चलो कोई नहीं। अब सुनो, अब अगर कभी पूछा जाए अगर परसेंटेज डिक्रीज, तो आप कैसे फाइंड करोगे परसेंटेज डिक्रीज? एनी आइडिया? परसेंटेज डिक्रीज पूछ रही हो? अच्छा पूछ रही हो, हाँ बेटा, नीट में कंफर्म। कैसे? बस कुछ मत करना, डी अपॉन आर इंटू 100% कर देना, सिंपल। ठीक है, आपको परसेंटेज डिक्रीज मिल जाएगा यहाँ पे। हाँ, आर की वैल्यू नहीं रखनी बेटा, वो आपको डी जी अपॉन आर, आर की वैल्यू गिवन होगी। आप रेट ही निकाल रहे हो ना एट द एंड ऑफ द डे, तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक, दिस इज, ठीक है। पर सर जी फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, हाँ भाई अभी उसके लिए पहले फॉर्मूला को लगाना सीख लो। चलो ठीक, आगे चलूं मैं। अब इसके बाद जिस टॉपिक को मैं टच करने जा रहा हूँ, वो टॉपिक आधों को नहीं समझ में आने वाली है, या आधे उसको स्किप कर दिए थे कि अब पढ़ लेंगे, पर कभी पढ़ नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, देखो पहले इस टॉपिक को समझ लेना। ठीक है, अब अर्थ के रोटेशन से किसी बॉडी के एक्सेलरेशन पे क्या फर्क आ रहा है? फिर से बताता हूं बेटा, अर्थ के रोटेशन से किसी बॉडी के एक्सेलरेशन में क्या फर्क आ रहा है। सपोज कर लेते हैं हमारा ये अर्थ है 3D में। ठीक बेटा, अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको पता है कुछ एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, वैसे तो फोर्स चार ही होते हैं, ये भी लोगों ने बोल दिया सेंट्रीपिटल फोर्स, मैं तो बोलता हूँ ये इफेक्ट होता है फोर्स, तो ये मेरे को दिखता नहीं। कोई नहीं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे कोई बॉडी है पी, राइट? इसका mg कहाँ एक्ट कर रहा होगा बेटा? थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, इसका mg यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, यस और नो? इतना कोई बता दो। डाउनवर्ड, ठीक है, आई थिंक यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। ठीक, चलो, और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? आर होगा बेटा, रेडियस होगा, सोच के देखो। यस, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं या पूरा डिराइव कराऊं? मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। ठीक, थोड़ा सा कम टाइम होने की वजह से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, क्योंकि इसको डिराइव कराते कराते बहुत टाइम लग जाएगा। देख लो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनता है। इस चीज को बोल देते हैं वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। सर बाहर सेंट्रीफ्यूगल, हाँ हाँ उसको सेंट्रीफ्यूगल बोल देते, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, राइट? देखो, अब ध्यान से देखो, वेरिएशन जी कैसे वेरी करेगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अब इसमें बेटा दो तीन चीजें आ जाएगी, जो मैं सारी चीजें तो आपको नहीं बता पाऊंगा, बट एक आध दो चीज बता सकता हूं जो आप, जिससे आपका क्वेश्चन बन जाए। तो क्वेश्चन बनाना है या फिर पूरा समझना है, पहले लिख दो।
जनता क्या चाहती है, क्वेश्चन बनाना चाहती है, पूरा समझना चाहती है? सर मैंने तो ये वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड पढ़ा है। अच्छा, समझा दो क्वेश्चन क्वेश्चन। सर पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन समझा दो। ठीक है चलो कोई नहीं, ट्राई करता हूँ, अगर समझ आ गया तो ठीक है। सर क्वेश्चन अब बस रुक जाओ। अच्छा, किसी भी चीज का टाइम पीरियड कितना बताया था मैंने? 2 ओमेगा अपॉन में आर। क्या ये बताया मैंने इसके पहले कभी? या 2 पाई अपॉन ओमेगा बताया है क्या? अगर ये तो तुमने सुना नहीं होगा, ये तो जरूर सुना होगा। क्या ये बताया मैंने टाइम पीरियड? सोच के देखो। अच्छा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, हाँ। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा टाइम पीरियड फॉर रोटेशन ऑफ अर्थ? हम लोग को क्या पता सर, कुछ होगा टाइम पीरियड फॉर रोटेशन ऑफ अर्थ? क्या होगा, आपको क्या लगता है? ऑसिलेशन में, हाँ बेटा, वहां पे मैंने बताया था टाइम पीरियड फॉर रोटेशन ऑफ अर्थ। सर 1 साल बाद हम लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं एक दूसरे को, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है चलो, देखो बेटा टाइम पीरियड फॉर अर्थ कितना होगा? हाँ, 2 पाई, किसी ने लिख भी दिया शायद, आई थिंक कमेंट में, राइट। 2 पाई रूट कैपिटल आर अपॉन में जी, राइट, वेर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड जी की वैल्यू आपको पता है, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ जी यू ऑलरेडी नो, 10 मीटर पर सेकेंड ले लेना, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? कितना होता है रेडियस ऑफ अर्थ? गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन ना। देखो अब सब आर आर लिख रहे हैं, हाँ, हर्षिता बच्ची का सही है। 64, अभी भी गलती लिख रहे हो पर ठीक है। 64 × 10⁻³ आगे मीटर, ठीक, ठीक, ठीक है। ये क्लियर है क्या? चलो ऐसे याद रख लो, 1.40 आर होता है। अब इसकी मैं डेरिवेशन में नहीं जाने वाला। अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं आया तो भी फंस जाओगे, पर आ जाएगा मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, 10⁻³ भी आता है, चलो ठीक है। ठीक, यहां तक बेटा किसी को डाउट तो बताओ। सर 1.40 क्या है बेटा? 1.40 आवर रोटेशन ऑफ अर्थ है, ठीक है। टाइम पीरियड फॉर रोटेशन ऑफ अर्थ है, ठीक। आई थिंक क्लियर है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। आगे चले, कुछ और पॉइंट्स भी किसी को अगर लग रहा हो यहाँ पे सर बता दो तो बता सकता है, मैं वो पॉइंट्स भी ऐड कर लूंगा। सर मैं लेट हो गया, प्लीज रिपीट। अरे बाप रे बेटा, पूरा चलो यहाँ से रिपीट कर देता हूँ, पूरा तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो, वेरिएशन ऑफ जी मतलब ग्रेविटी की वैल्यू में क्या फर्क आएगी जब अर्थ बेटा रोटेट हो रहा है। अर्थ अगर रोटेट हो रहा है तो ग्रेविटी की वैल्यू पे क्या फर्क आएगी, हमने वो कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो उस दौरान सबसे पहले हमने ये फाइंड किया कि अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता होगा, कि कितने टाइम में अर्थ रोटेट करता होगा। तो हमको पता चला ये सारे इक्वेशन में वैल्यूज रखने के बाद, दैट द वैल्यू इज कमिंग अबाउट 1.40 आवर्स, 5000 सेकंड के आसपास है। तो 1.5 घंटे में अर्थ रोटेट होता है। 160 पाई, केप्लर्स लॉ ऑफ पीरियड बता दो। क्या तीनों बता देता हूँ, इसके आगे है बेटा, अभी बता देता हूँ, ठीक है प्रिंस बेटा, डोंट वरी, तीनों डिस्कस कर लूंगा मैं। अभी बस बेसिक बेसिक लेके चलूंगा, ठीक। सर आज आप बता देना एकदम, सब सब बता दूंगा मैं। अरे मेरे मेरे पास देखो अब आधा घंटा बचा है, तुम लोग इतना डाउट पूछ रहे हो, मेरे को लगता है डाउट में ही मेरा सारा टाइम चला जाएगा। नहीं बेटा, इतना जियो सेटेलाइट तो नहीं हो पाएगा आज, ठीक है, क्योंकि मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि इतना, ये चैप्टर छोटा नहीं है, आप लोगों को भी पता है बड़ा चैप्टर है। सर 1.40, हाँ 1.40, 1 घंटा 40 मिनट बेटा, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है बट ठीक है कोई नहीं, मैं तभी ट्राई कर रहा हूँ सो दैट थोड़ा सा आप लोग को क्लैरिटी मिल जाए। मून नेचुरल सैटेलाइट ऐसे है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, कितना टॉपिक तुम लोग रट के रखे हो। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट बिकॉज इट यूजेस द एनर्जी
that is normally created by nature. That's why we called it as natural satellite, right? It don't use any kind of energy made by human resources. सब 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 पढ़ा दूंगा, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, सब पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। हाँ ठीक, चलो अब मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला लिख दूं या डेरिवेशन करा दूं, तुम लोग बता दो, तुम लोग पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाद में मत बोलना सर ये फॉर्मूला, फॉर्मूला ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, क्या होता है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? सर इसका आइडिया हमको बिल्कुल भी नहीं है। U इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, U होता है या W? ठीक है, दोनों ही होते हैं बेटा। ठीक, इफ यू वांट यू कैन टेक दिस एज योर डेफिनेशन। ठीक, होता है हाँ, इधर यू वांट यू कैन टेक दिस एज डेफिनेशन, विच एवर यू फील कंफर्टेबल। वी होता है, वी होता है, जो भी सही लगे। ये वर्क डन होता है। ठीक है, दोनों के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के किसी को कुछ समझ आने वाला नहीं है। बट ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने एंड से समझाने की कोशिश करता हूँ। सर नेगेटिव क्यों? साक्षी बेटा नेगेटिव हम इसलिए लेते हैं, मैं बताता हूँ, क्योंकि हम किसी बॉडी को इनफाइनाइट पे कंसीडर करते हैं, राइट? एंड ड्यू टू द प्रॉपर्टी हमको वो माइनस साइन लेना पड़ जाता है। ठीक, वो उसके लिए मैं पूछ रहा था डेरिवेशन करा दूं हाँ, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट, राइट? ठीक है, और ये क्या होता है? ये वर्क डन होता है, वर्क डन स्टोर्ड इनसाइड अ बॉडी, वर्क डन स्टोर्ड इनसाइड अ बॉडी, किसी भी बॉडी में कितना वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी। डेरिवेशन करने पे नेगेटिव आएगा, हाँ पक्का है कसक बेटा। सर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स बेटा अगली क्लास में होंगे, इस क्लास में मैं जितना होगा थ्योरी खत्म करा दूंगा पूरा, अगले क्लास में मैं थ्योरी टच भी नहीं करने वाला, एंड नीदर द फॉर्मूलास, राइट? सो दैट थोड़ा सा आप लोग को आइडिया लग जाए। ठीक है, सिर्फ ये और ऑसिलेशंस में कराने वाला हूँ। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ नहीं आया। चलो, तो मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी को नहीं आता है क्या? जितनों को लगता है कि सर ये टॉपिक हमको बिल्कुल नहीं आता है, अभी बता दो, मैं पूरा शुरू से करा दूंगा। सर आता है, चार ही लोगों ने तो हाथ उठाया। नहीं सर, टेस्ट है, नहीं आता, फॉर्मूला करा दीजिए। आधे बोल रहे हैं टेस्ट है, आधे हाथ उठा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा डेरिवेशन तो नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि टाइम कम है, बट हाँ एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ बेटा। सपोज एक बहुत दूर रखी हुई है बेटा, एक बॉडी मेरे पास बहुत दूर रखी हुई, ध्यान से सुन लो, सुन भी लोगे तो समझ आ जाएगा। हाँ वही करा रहा हूँ बेटा। देखो, एक बॉडी है मेरे पास कैपिटल एम, और एक बॉडी है स्मॉल एम, राइट? दो बॉडी, सॉरी स्मॉल एम है, दो बॉडी रखी हुई है। अब ये बॉडी बेटा इसको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अब आप देखना क्या मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट आप ले आओ, उसको यहाँ पे रखो और बहुत दूर एक नेल को रख दो ऐसे, तो क्या इसको अट्रैक्ट कर लेगा? विल इट अट्रैक्ट? नो, इट विल नॉट। धीरे धीरे अगर आप बेटा इस नेल को पास लेके आते जाओगे, देन इट विल अट्रैक्ट। ठीक है, हाँ सर ये तो बहुत कॉमन फिनोमिना है, तो इसमें क्या है? ये बेटा वो वर्क डन है। अब सुनना, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज ये मेरे पास कोई मैग्नेट है, राइट? ये दवाई है मेरे आंख में डालने वाली, ये मैग्नेट है। ठीक, एंड एक सेकेंड, अरे यार एक सेकेंड। ठीक है, और ये मान लो आपका जो है कोई आयरन का बॉल है। अब धीरे धीरे बेटा मैं इस दोनों मैग्नेट और आयरन के बॉल को पास लेके जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं इसको पास लेके जा रहा हूँ, एक पॉइंट बाद जैसे ही मैं छोड़ूंगा इसमें अट्रैक्ट हो जाएगा, सोच के देखना। एक पॉइंट बाद जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये अट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, अगर अनलाइक चार्जेस है तो। ठीक, हाँ सर हो जाएगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ऐसे अट्रैक्ट कैसे हो गया? क्या इसमें ग्रेविटेशन का कोई रोल था? कुछ ना कुछ तो था। क्या ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है बेटा? सोच के देखो। अगर
यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैं मैग्नेट को रख दूं, धीरे से मैग्नेट को पास लेके जाऊं, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ये काम हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं लोहे के टुकड़े को रख दूं और इसको खींचूं, तो अगेंस्ट काम हो रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की वो एनर्जी होती है बेटा, जो इसको मैग्नेट के अपोजिट काम करने के लिए जबरदस्ती बोल रही हो कि आप काम करो, इसलिए नेगेटिव साइन आता है। किसने पूछा था नेगेटिव साइन क्यों आता है? क्योंकि हमेशा विपरीत दिशा में चलती है ग्रेविटी के। ठीक है, समझ में आया क्या बेटा? आप मैग्नेट को ऐसे जमीन पे ना थोड़े बहुत लोहे रखना और पास लेके आना, ग्रेविटी के अगेंस्ट खींच रहा होगा उसको, राइट। अब उसके डेरिवेशन में मैं जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता देता हूं। इसका डायमेंशन कितना होता है? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी। इसका डायमेंशन, ठीक है। किसी कोई चीज समझने में किसी तरह की परेशानी दिक्कत तो बता दो। नो सर, नो नो नो। चलो चलो, अब मैं अगले टॉपिक की तरफ चलता हूं फिर, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल यहीं से फ्रेम होंगे। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के विपरीत दिशा में आप वर्क डन करोगे तो क्या होगा। नाउ हियर इज टू थिंग्स। सबसे पहली चीज बेटा, एम स्क्वायर नहीं होगा, एम स्क्वायर बेटा यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, अलग अलग एम है ना बेटा, एक कैपिटल एम है, एक स्मॉल एम है, राइट। रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन नहीं बेटा, व्हेन वर्क, समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब सुनना बेटा, सपोज पोटेंशियल स्टोर, हाँ, सपोज यहाँ पे एक चीज रखी हुई है, राइट बेटा। अब मैं इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट, देखना ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाने वाला हूँ। ये दिख रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। मैंने इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन किया बेटा, सोच के देखो, मैंने इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा के यहाँ पे रख दिया, इसमें मैंने कुछ ना कुछ वर्क डन किया। आप कॉमन सेंस से सोचो। यस यस यस, सभी बोल रहे हो यस, ठीक है। अब वो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन कितना हो रहा होगा, आपको क्या लगता है? मैं ऐसे बोल दूं कि जो भी वर्क डन हो रहा होगा, दैट विल बी चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे रखी हुई थी, यहाँ से उठा के यहाँ रखी, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया। ये बात तो आई थिंक आपको सबको थोड़ी बहुत समझ में आ गई। यस यस यस, ठीक। अब इसमें तुम बहुत ज्यादा मैथ्स वगैरह सब लगा दोगे, तुमको बाद में एक बात समझ में आएगी कि इसकी वैल्यू होती है mgh। ठीक है, क्या है बेटा? mgh, इट इज नॉट mdh, प्लस 1h/r, which is the work done against the gravity. Remember this formula, this is the work done against the gravity. इतना ही वर्क डन मैंने किया बेटा उस डब्बे को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने में। क्लियर? किसी को कोई डाउट? ऑल गुड, कोई भी इमोजी भेज दो। नो, किसी को डाउट है क्या बेटा इस टॉपिक में जो मैंने अभी ये बताया? थ्योरी समझ में आ गई क्या? इसको उठा के बेटा मैं यहां रख रहा हूं तो क्या असर हो रहा है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसके डेप्थ में इतना नहीं जाना है, ठीक। ठीक है, अब सुन लो, इसमें बस एक ही बात आपको समझनी है, विच इज इंपॉर्टेंट एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मान लो बेटा अर्थ से कंपेयर करो, अर्थ से अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है, अर्थ से अगर आप कंपेयर करोगे, सर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, जी बेटा आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, ठीक है, h/r, हाँ। अगर आप अर्थ से कंपेयर करोगे और जो रेडियस है ना बेटा वो बहुत बड़ा निकला है, मतलब हाइट बहुत छोटी हो और रेडियस बड़ा हो जाए, तो आप क्या बोलोगे? अर्थ से कंपेयर करोगे, रेडियस ऑफ अर्थ से पर्टिकुलरली, किसको? हाइट को, और वो बहुत छोटा हो जाए तो आप क्या बोलोगे? आपको क्या लगता है? नहीं समझ में आया अभी भी? अरे बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज ये अर्थ है, राइट, ये है इसका रेडियस, ठीक है, ये है इसका रेडियस, और मैंने
यहां से उठा के, देखो यहां से उठा के किसी सामान को यहां रख दिया, यहां से उठाया किसी सामान को यहां रख दिया। ठीक है, अब आपको ये बताना है ये रेडियस ऑफ अर्थ के सामने दिख रहा है क्या, या नेग्लेक्ट कर दोगे इतनी छोटी चीज को। अगर एबी डिविलियर्स 120 मीटर का 6 हिट कर रहा है बेटा, तो अर्थ के रेडियस के सामने तो नेग्लिजिबल है, सोच के देखो। या वो मारता है तो साउथ अफ्रीका से बॉल यहां आ जाती है क्या वानखेड़े में। हाँ, एच अपॉन आर जीरो लेंगे, राइट। अच्छा, एच अपॉन आर को जीरो कर दोगे बेटा, तो आपने इस चीज को कहीं देखा है क्या, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। क्या आपने इस फॉर्मूले को कहीं देखा है क्या पहले, कहाँ देखा है सोचो। नहीं, वर्क डन जीरो, चैप्टर 6। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। किसी को डाउट है। जी बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, क्या यही बात मैंने शुरू में आपको बोली थी। तो आप याद रखो बेटा, आप ये मत सोचना कि अगर आपने इस डिब्बे को उठा के यहां रखा तो आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई काम किया ना। हाँ आपने किया, अपने अकॉर्डिंगली किया, बट ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा काम आपने नहीं किया, क्योंकि आपने रेडियस ऑफ अर्थ से कम का डिस्प्लेसमेंट किया। जल्दी बता दो, मैं आगे चलूं फिर। नेग्लिजिबल होगा, हाँ नेग्लिजिबल होगा बेटा, ये नेग्लिजिबल होगा। ओके ओके ओके। किसी को ये तो नहीं लग रहा है बहुत फास्ट जा रहा हूं, तो बोल देना बेटा। आई डोंट थिंक सो मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ। किसी को लग रहा है मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ। जिसके भी डाउट है प्लीज, अब एक और जगह पैरेलली डाउट सेशन चल रहा है बेटा, वहां पे भी आप पूछ सकते हो, नो इशू। और अगर आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से डाउट है, तो यू कैन राइट द डाउट हियर, और एल्स यू कैन वेट, लास्ट में भी मैं डाउट ले लूंगा क्लास के। ठीक है, इसमें से पढ़ाए वाले में से, ठीक। चलो, अब अगला टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी। सर एच अपॉन, नहीं नहीं, ऑलवेज जीरो नहीं रहेगा बेटा, अभी तो मैंने बताया। ये जीरो एक ही केस में रहेगा, जब रेडियस ऑफ अर्थ, मान लो डिस्टेंस है बेटा 6400 इंटू 10 to the power 3 किलोमीटर, और हाइट आप बता रहे हो 0.00000006 मीटर, इतना आपने डिस्प्लेस किया, तो कोई मतलब नहीं है बेटा। ठीक है, दैट्स वाई वी जनरली यूज टू से। एस्केप वेलोसिटी कोई जानता है क्या होता है बेटा, एस्केप वेलोसिटी। जैसे मैं तुमको ऑप्शन दूं कि एक आदमी को गायब करना है, तो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे दोस्त की फोटो आएगी। ठीक है, इसको गायब करके देखते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक होगा, तो आप कितना स्पीड से उठा के उसको फेंकोगे कि वो गायब हो जाए। हाँ, जिससे बॉडी प्रोजेक्ट किया और बाहर चला जाए। क्या लगता है, आधे खुश हो गए। ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ बेटा ये जादू भी होता है। ठीक है, 11.2 किलोमीटर। जी बेटा, वेलोसिटी ओवरकम अर्थ सरफेस। ठीक है, ठीक, चलो ओके, आई थिंक क्लियर है सबको, इतना तो सभी याद कर चुके हो, रट लिए हो तुम लोग। ठीक है, तो कभी किसी ने ट्राई किया है 11.2 से फेंकने का किसी को। No. अब ओवर मोटिवेटेड होके हर जगह फिजिक्स को ढूंढने मत निकल जाना। तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, पता चला पत्थर घुमा घुमा के फेंक रहे हो, 11.2 चले जाएगा, बगल वाले घर में घुस गया। ठीक है, तो इंसान बनो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पहले पढ़ो। ठीक है, टाइम बचे, बिंदास, विच एवर यू थिंक यू कैन। बट आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है, एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 मीटर पर सेकेंड। ये अभी, सॉरी, किलोमीटर पर सेकेंड। अभी इतना कुछ काम का ये है नहीं। इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पे आपको ये बतानी है बेटा, कि ये आता कहां से, यानी कि एस्केप वेलोसिटी के क्या फॉर्मूलेस होते हैं। तो इन दैट रिगार्ड द फर्स्ट फॉर्मूला जो डेरिवेशन से निकल के आता है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिससे कभी क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज 8/3 पाई। हाँ उतना ही होता है बेटा पर सेकेंड। ठीक है, पाई रो इंटू जी इंटू आर, इतना ही होता है बेटा सबसे पहले। सॉरी, रो आएगा, एक सेकेंड, रो तो दे। ठीक, सबसे पहले ये फॉर्मूला देख लो। हाँ, 2 GM/R, हाँ बेटा उसी को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, सो दैट थोड़ा सा ये एक फॉर्मूला याद रखना। आर नहीं आएगा सर, आर नहीं आएगा, क्या बात कर रहे हो, पक्का। इससे फाइंड करना, एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी बेटा, डोंट वरी। चलें,
सर आपने लिखा नहीं है, आपने लिखा नहीं, लिखा तो है बेटा, ये एक स्टेप है डेरिवेशन का, वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया, 8/3 पाई कैपिटल जी इंटू रो। सर ये 8 क्यों लिखा है बेटा? जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो हाफ मास ऑफ अर्थ इनटू वेलोसिटी, राइट। उसके बाद हम इसको किसके इक्वल बोल देते हैं? हम जनरली इसको बोल देते हैं जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। यहां से अगर एस्केप वेलोसिटी मुझे निकालनी हो बेटा तो ये कुछ ऐसे बन जाता है, 2 GM अपॉन आर, राइट। बस इसी इसी वैल्यू को फिर मैं जी एम को ऐसे लिख देता हूँ, जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, सो दिस बिकम्स लाइक दिस। ठीक, आई थिंक ये स्टेप थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा, हल्का फुल्का। या किसी को नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो ये फॉर्मूला भी अगर आपको याद है तो इससे भी बात बन जाएगी। पर हाँ, जनरल केसेस में अगर डेंसिटी ये सब गिवन हो जाए तब फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा। एंड द जनरल फॉर्मूला आप लोग को जो याद है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज, यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आई थिंक √2 GM/R वाला फॉर्मूला आपको याद है। ये फॉर्मूला शायद सबने याद कर रखा है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए मैंने वो फॉर्मूला लिखा तो, बट नो इशू, यू कैन ऑलवेज गो अहेड विद दिस फॉर्मूला आल्सो, राइट। चलो, यस, सुनो, अब थोड़ा सा ध्यान दे दो, 2-4 मिनट की बात है, थोड़ा ध्यान दे दो। जो टॉपिक मैं अभी शुरू कराने वाला हूं दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड टॉपिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, दैट इज केप्लर्स लॉ। क्या होता है केप्लर्स लॉ? किसी ने पढ़ा है क्या? मैं पूरा लॉ नहीं डिस्कस करने वाला हूं, उसमें से काम की चीजें डिस्कस करूंगा। केप्लर्स लॉ क्या होता है? सर उस फॉर्मूले में 8 है बेटा, ये फॉर्मूला आपको तभी यूज करना है, ठीक है। चलो कोई नहीं, इस फॉर्मूले को अगर आपको नहीं भी याद है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेरिवेशन का थर्ड स्टेप है, बट इससे कभी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड, ओके वेरी गुड। चलो एक 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 करके डिस्कस करूंगा और जल्दी डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट क्या है बेटा? लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसका क्या मतलब है? सुनो, लॉ ऑफ ऑर्बिट सबसे पहले फर्स्ट वाला डिस्कस कर लेता हूं जल्दी से। लॉ ऑफ ऑर्बिट ये सीधा सा ये बात बोलता है बेटा कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड इट्स ऑर्बिट। पहला लॉ खत्म, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड इट्स ऑर्बिट। ये समझने में किसी को डाउट तो बताओ। वैलिड फॉर सैटेलाइट, लॉ ऑफ एरिया, अच्छा चलो कोई नहीं। लॉ ऑफ एरिया क्या होता है? दूसरा, कोई आइडिया बेटा किसी को? नहीं? सुनो, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाला। देखो बेटा, ये है हमारा प्लैनेट, सर एरिया स्वेप्ट इक्वल होगा, हाँ वही मैं समझा देता हूँ बेटा। ये ऑर्बिट है, सबसे पहले देख लो, ये ऑर्बिट है, यहाँ पे सन है, ऑल्दो थोड़ा सा अलग ही होता है, बट ठीक है हम ऐसा बोलना पड़ता है। एक्चुअल में मोशन बता देता हूँ बेटा, एक्चुअल में ऐसा कुछ मोशन होता है अभी ऐसा, राइट, द मोशन गोज लाइक दिस, ना कि ऐसा, ये नहीं होता है। ठीक है चलो कोई नहीं, अभी आप उतना ना भी जानो तो चलेगा। अब देखो बेटा, अगर मैं यहां से देखूं, किसी भी दो पॉइंट को ले लूं, तो क्या इक्वल एरिया स्वेप्ट हो रहा होगा बेटा? ये डिस्टेंस इक्वल होगी, सोच के देखना। ये देखो ध्यान से, इक्वल कैसे होगा सर? ये कैसे इक्वल दिख रहा है आपको? बेटा ऐसा बोला गया कि लाइन ज्वाइनिंग, कोई भी आप इमेजिनरी लाइन खींच लो सन से लेके किसी प्लैनेट के बीच में, वो इक्वल एरिया स्वाइप कर रहा होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक। इक्वल मास होना चाहिए, हाँ सर, जब इक्वेटर पे हो तभी। हाँ इक्वेटर कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि हर प्लैनेट का इक्वेटर भी तो बेटा बदलते रहता है, ठीक। जैसे जरूरी नहीं कि एक ही जगह पे हो, राइट। तो किसी को ये बात समझने में किसी तरह की परेशानी तो बताओ जल्दी से। किसी को? सर आप किसी की डेफिनेशन लिखा दो एक बार। डेफिनेशन लिखा दूं? टाइम लग जाएगा। लिखा तो दूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम अब बस 10 मिनट ही बचा है, इसके लिए डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, और अभी एक बड़ा वाला तो बचा ही है। ठीक है चलो कोई नहीं, लिखवा देता हूँ अगर बोल रहे हो आप लोग तो। कुछ है नहीं बेटा, इक्वल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाँ बेटा इसकी डेरिवेशन भी करा दूं। बाप रे, चलो इसकी डेरिवेशन करा देता हूं। देखो बेटा, एरिया स्वेप्ट एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितना होगा? हाफ। ये किया है क्या आप लोगों ने? नो सर रहने दो, जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि अब बच्चों ने पूछ लिया। आरवी dt से थोड़ा सा करा के छोड़ देता हूँ, बाकी आप लोग देख लो।
dt dt कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू हाफ r इंटू वी, बस यही है इसका डेरिवेशन, राइट। और यहां से हम ऐसा बोल देते हैं कि dA अपॉन dt इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम L अपॉन 2m, वेयर दिस L इज इक्वल टू m v r। ठीक है, अब इससे तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना, मैं इसके आगे नहीं कराने वाला। डेरिवेशन का पीडीएफ भेजना, डेरिवेशन की, हाँ उसमें ये भेज दूंगा मैं, डोंट वरी, ये कर दूंगा। ठीक है, चलो आई थिंक यहाँ तक ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी बता दिया जितना हो सकता था। चलो कोई बात नहीं, आगे चलता हूँ। विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, द लॉ ऑफ पीरियड। किसी को पता है क्या? ये मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेने वाला हूँ बेटा। डाउट डाउट के लिए नहीं, हाँ बेटा, डाउट के लिए ना एक सेकेंड लिंक आ रखी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो मैंने पढ़ा है इसमें डाउट है तो यू कैन वेट, मैं ये डाउट ले लूंगा, बट जो भी अदर डाउट है वो इसी के पैरेलल चल रही है, सो यू कैन ज्वाइन दैट आल्सो। ठीक, चलो। क्या आप लोग सबको पता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अर्थ ऑर्बिट? सबने सुन रखा है इस चीज को, मैं इसके डेप्थ में नहीं जाने वाला हूं, मैं बस आपको सीधा सा ये लिख के बताने वाला हूं चाइनीज में, दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। हाँ वैसे तुम लोगों ने पढ़ रखा है ये सब। ठीक, मैं बना के भी दिखा देता हूं अगर किसी को दिक्कत आएगी तो। ऐसा कुछ है ऑर्बिट। ठीक है, तुम लोगों ने फोटो वगैरह तो ये सब देख ही रखा है, आई विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मैं सीधा काम की बात पे आता हूँ। अब इस डिस्टेंस को हम जनरली बोलते हैं R2, और ये वाले डिस्टेंस को हम जनरली बोलते हैं R, राइट। ये बात में डाउट तो बताओ, चले। और ये डिस्टेंस को हम बोल देते हैं A। ठीक, सर A क्या है? A बेटा एक्चुअली में क्या होता है कि ये होता है, ये आपको बोला जाता है स्फीयर, राइट। या फिर स्फीयर ना बोल के इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, पर आप ये समझ लो इसमें दो एक्सिस होती है। ठीक है, एक होती है मेजर एक्सिस, एक होती है माइनर एक्सिस। ठीक, तो एक उसी में हो जाती है सेमी मेजर एक्सिस, वो बोला जाता है इसमें पेरिगी एंड एपोगी। पेरिगी एंड एपोगी, चलो ठीक है बेटा, ये है पेरिगी एंड ये है एपोगी। ठीक, किसी को किसी तरह की समस्या तो बता दो जल्दी से। R1 और R2 इक्वल, नहीं 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 नहीं, दोनों को प्लस करते हैं, एक ही वैल्यू दोनों को प्लस करके आती है, इसको 3D में इमेजिन करना होता है बेटा। ठीक, R1 की वैल्यू होती है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। सिमिलरली R2 के लिए लिख लोगे ना, अब इसको मैं इन डिटेल बताऊंगा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक, ये लिख लोगे, लॉ ऑफ पीरियड अगेन समझा दीजिए। देखो बेटा समझाता हूँ, लॉ ऑफ पीरियड क्या बोलता है कि स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी ऑफ एनी प्लैनेट, सपोज दो प्लैनेट है, राइट। सपोज देयर इज टू प्लैनेट, ये एक प्लैनेट है बेटा और एक ये प्लैनेट है, राइट। दो प्लैनेट ले लो, जैसे ये सन है, ठीक है, दिस इज सन, ये सन है बेटा और ये प्लैनेट है। अब ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। अब ये किस तरह से घूम रहा है, मतलब कितना टाइम ले रहा है सन के चारों तरफ घूमने में, इसको बताया था केपलर साहब ने। बता देता हूँ, मतलब बता देता हूँ, डोंट वरी, क्वेश्चन कैसे आएंगे। इसको क्लेपनर साहब ने ऐसे बताया था कि जो स्क्वायर होगा उसके टाइम पीरियड का, मतलब इस प्लैनेट के घूमने का जो स्क्वायर होगा, इसमें एक चीज को उन्होंने स्टेशनरी माना था, एक चीज को बोला था कि कोई एक चीज पर्टिकुलरली घूमने वाली होगी और कोई एक चीज रुकी होगी, राइट। इसका जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के ऑर्बिट के। ठीक है, ये बोला था साहब ने। इस जो प्लानेट होगा सन, सन जो होगा बेटा और ये प्लानेट जो होगा, ये जिस भी गति से घूम रहा होगा, राइट, वो कितना होगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा होगा। किसी को इतनी बात समझने में परेशानी तो बताओ। ऑल गुड, ओके सर, ओके ओके ओके। कल मैं एक भी थ्योरी नहीं कराने वाला हूं, तो जो भी थ्योरी में डाउट है अभी पूछ लो ग्रेविटेशन का, क्योंकि कल सर ए क्या है। ए बेटा, ए इज एक्चुअली सेमी मेजर एक्सिस, ए को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस सिस्टम होता है इसमें,
सैटेलाइट, सैटेलाइट तो मैं कल साथ ही साथ करा दूंगा, ठीक है। जिसको डाउट है बेटा, ओके डाउट, अच्छा डाउट, एक मिनट, डाउट यहाँ जितना मैंने पढ़ा है उसमें से डाउट है तो बताओ, वो डाउट अभी मैं ले रहा हूँ। बाकी किसी और का डाउट अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, जितना इसमें से पढ़ा है उसका डाउट है तो बताओ बेटा, एक सेकंड में डाउट ले लूं तुम लोग सबका।